अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। एक जानिब शिबली फराज और उमर अयूब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ पीटीआई कोर कमेटी के इजलास के बाद जारी एलामिये पर मिशाल यूसुफजई ने शेख वकास अकरम पर तनकीद करते हुए कहा कि ये प्रेस रिलीज़ असल मीटिंग के मिनट से मुताबिकत नहीं रखती है। उन्होंने शेख वकास अकरम पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो तमाम अहम फैसले गायब हैं जो कोर कमेटी की मीटिंग में तय पाए थे, बल्कि प्रेस रिलीज़ में जो बातें की गई हैं वो हकीकत से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शायद कन्फ्यूज्ड है या फिर वो जारहाना सियासत के हक़ में नहीं है, मगर पार्टी वर्कर्स अपने बानी की रिहाई के लिए मुतहरिक हैं और अक्सर क़यादत पर तनकीद भी करते दिखाई देते हैं। पार्टी क़यादत ने 8 फरवरी को मुल्क में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल करने का ऐलान कर रखा है, मगर बाकायदा कोई एहतजाजी तहरीक चलाने की तैयारी नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को मुतादिद बार मुज़ाकरात की पेशकश की है, मगर उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात शुरू नहीं होती तब तक मुज़ाकरात के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं होगा। ज़राए भी ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 8 फरवरी के एहतजाज की मुंतज़िर है और अपोजिशन की पावर देख कर ही मुज़ाकरात की जानिब बढ़ने या इस चैप्टर क्लोज़ करने का फ़ैसला करेगी। मौजूदा सियासी डेडलॉक आगे चल पाएगा, बंद हो जाएगा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट के पैनल ने। ज़रार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सईद काजी साहब भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ हिस्सा डालेंगे। तीनों का बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये जो कोर कमेटी के इजलास की जो मिनट्स आए हैं और जो कहानी सामने आई है, ये अक्सर मुख्तलिफ है उस चीज़ से जो इमरान खान से मुलाकात और मुज़ाकरात के हवाले से फ़ैसला हुआ है। ये इतनी कन्फ्यूजन के साथ 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की छतरी तले निकल पाएगी? देखिए, शुक्रिया फरवा। देखिए, बुनियादी बात यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ एक ट्रस्ट डेफिसिट है पार्टी रहनुमाओं के अंदर ही। और पार्टी रहनुमा, अगर आप उनकी कोर कमेटी की बात करें, सियासी कमेटी की बात करें, हत्ता कि पंजाब की लीडरशिप की बात करें, तो आपने माजी में भी देखा आलिया हमजा साहबा थी, सलमान अकरम राजा साहब उनके खिलाफ थे। कहीं आपको वो एक्टिव नजर आती हैं कि एक्टिव नजर नहीं आती। इसी तरीके से बैरिस्टर गौहर साहब हों, उनके ऊपर जो ट्रस्ट है, कई लोगों को हमने ये कहते हुए सुना कि जनाब बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। ये पार्टी के रहनुमा कहते हैं। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि जिसका जिक्र आपने भी किया कि मिशाल यूसुफजई का, कि वो वकास साहब से जो है वो उन्होंने एक्स के ऊपर सवालात उठाए कि जनाब ये जो फैसले हुए थे आपकी प्रेस्टीज के अंदर तो ये फैसले मौजूद नहीं है। गोया पीटीआई जो है वो इस वक्त एक क्राइसिस का शिकार है और क्राइसिस है उनकी लीडरशिप के अंदर। उनकी लीडरशिप जो है वो एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं करती और अक्सर लोग ये आपको कहते हुए नजर आएंगे जी फलां जो है वो इस वक्त जो है जो फलां रहनुमा है वो कंप्रोमाइज्ड है और किसी के बारे में कहा जाएगा जी नहीं वो कंप्रोमाइज नहीं है। तो इस कैफियत में आप खुद तसव्वुर कर लें कि वो कोई एहतजाज करना, हुकूमत को टफ टाइम देना, हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करना, ये कैसे मुमकिन होगा। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो चूंकि वहाँ हुकूमत भी है, सुहेल अफरीदी साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो इसलिए उनके साथ लोगों का लग जाना या उनके ग्रुप का उनके साथ मौजूद होना ये तो अपनी जगह पे इसलिए मौजूद है कि वहाँ हुकूमत है, वहाँ पार्टी के रहनुमा इसलिए भी जुड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर वो इस वक्त हुकूमत के साथ या सुहेल अफरीदी के साथ नहीं होंगे तो उन्हें साइड लाइन कर दिया जाएगा। अली मीर गंडापुर साहब की आप मिसाल ले लें, उन्हें हटा दिया गया चीफ मिनिस्टरशिप से, लेकिन वो खामोश होकर बैठे हुए हैं। ना पार्टी में उन्होंने किसी ओहदे की बात की, उन्होंने कि ना मुझे कोई ओहदा चाहिए, ना तंजीमी तौर पे मैं कोई ओहदा लेने को तैयार हूँ, एक कारकुन बनकर रहूंगा। तो इस सूरत हाल में आपको नजर ये आता है कि पीटीआई का बड़ा मसला उसके अंदरूनी इख्तलाफात हैं जिस पर अभी तक तो काबू नहीं पा सके। ठीक, अच्छा, अली मीर गंडापुर साहब के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला काम हो गया ना, लेकिन जो अभी पावर शो करने की तैयारी में लगे हुए हैं ज़रार खोड़ो साहब, ये अब जो सीनियर क़यादत है इससे तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे विल कम फॉरवर्ड एंड टेक अप थिंग्स। जैसे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ने ये फैसला किया है कि वो सियासी कमेटी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो पीछे कौन रह जाता है? अली मोहम्मद खान साहब रह जाता है। उनसे मैंने खुद अपने प्रोग्राम में पूछा तो ना तो उस तरह वो इंटरेस्टेड लगे और ना पार्टी शायद इंटरेस्टेड है। तो ये जो अभी क़यादत है ये क्या करेगी? देखिए, क़यादत ने वही करना है जो वो हमेशा करती है। जहां तक देखें ये कि शिबली फराज और उमर अयूब साहब ने इस्तीफा दे दिया है
सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि जी क्योंकि अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब को वहां पर उस ओहदे पे लगाया तो उनकी कोई जरूरत नहीं है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप ये भी जरा देख लें कि 8 फरवरी किस दिन पे आ रहा है। मेरा ख्याल है कि इतवार का रोज है। जी जी। तो इतवार के रोज तो वैसे ही दुकानें शुकानें बंद होती हैं। ज्यादातर बंद ही रहती है ना। हाँ जी। तो देखिए अब एक तो ऑब्वियसली देखिए लीडरशिप में कोई आज की बात नहीं है कि इख्तिलाफात हो या कंफ्यूजन हो। अभी नसरुल्लाह साहब ने अली अमीन गंडापुर की मिसाल दी। आप इसके साथ शेर अफजल मनवत की भी मिसाल दे सकते हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर साहब के बीच में कुछ इख्तिलाफात चलते हैं। एक बंदा इस्तीफा देता है, फिर कुछ घंटे बाद इस्तीफा वापस ले लेता है। एक है ये, एक तो होती है लीडर लेड मूवमेंट और एक होती है वर्कर लेड मूवमेंट। मेरा ख्याल है कि जाहिर है कि वर्कर्स जो हैं और जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के, वो तो चाहेंगे कि बहुत बड़ा एहतजाज हो। लीडरशिप में ऑब्वियसली हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ लोग बिल्कुल एहतजाज के हक में हैं कि एक सस्टेन्ड एजिटेशन होनी चाहिए, और कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज, मज़ाकरात, जो भी आप अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें, उनके हक में हैं। लेकिन आप ये भी देखें ना कि कंप्लीट वीटो पावर तो फिर खान साहब के पास ही है ना। वो जो फैसला करेंगे वो ही होगा। अली अमीन गंडापुर के केस में भी हमने यही देखा है। अभी इस वक्त जो पीटीआई के जो डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, अगर मेरा ख्याल है वो किसी की तरफ देख रहे हैं तो वो सुहेल अफरीदी की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि वो एक वाहिद शख्स है जो वही जबान इस्तेमाल करता है जो ये सुनना चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें कितनी हकीकत पसंदी है वो एक अलग सवाल है। और एक और बात है जिस दी एलिफेंट इन द रूम, हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, कि अगर बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के वर्कर्स निकलते भी हैं तो उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। माजी के कई मिसालें हमारे सामने हैं हाँ, ना जी। 26 तो नवंबर। इस बात को भी हम मतलब नजरअंदाज ना करें कि रियासत की तरफ से भी एक बहुत सख्त रिएक्शन आता है। अभी कुछ दिन पहले आपने शायद देखा हो कि कराची प्रेस क्लब के सामने क्या क्या हुआ। हालांकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा कोई कई दर्जन लोग ही शायद वहां पर मुजाहरा करना चाह रहे थे, एजिटेशन करना चाह रहे थे, तो उसकी इजाजत नहीं दी। तो अगर ये पैमाना है तो जाहिर है कि पीटीआई अगर कोई एजिटेशन करने की कोशिश करेगी तो उसको भी रोका जाएगा जी। लेकिन इसमें मैं छोटा सवाल आपसे करना चाहती हूँ, फिर मैं कायद साहब की तरफ जाऊँगी। वो ये है कि इतना एहतराम दे रहे हैं उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब अचकज़ई साहब को कि उनको फैसला मिला है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है तो वो लीड करें। बट ऑन दी अदर हैंड जो असद कैसर साहब है वो कहते हैं इमरान खान से जब तक मुलाकात नहीं होगी तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो वो भी तो चुने हुए नाम इमरान खान साहब के ही है ना। बैरिस्टर गौहर का नाम भी तो इमरान खान साहब ने ही चुना हुआ था ना। तो ऐसा क्यों है कि जब इस तरह की सीरियस पॉइंट की बात आती है तो वो इमरान खान साहब की तरफ दोबारा मुड़ जाते हैं, जबकि नाम इमरान खान साहब ने दिए हुए हैं, इतना एतबार भी नहीं है। देखिए, नाम इमरान खान साहब जरूर देंगे लेकिन फैसला सिर्फ इमरान खान साहब ही करते हैं ना पीटीआई का। तो आप एबीसी को लगा दें, आप XYZ को लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं तो यानी हम पड़ता। समझे कि अचकज़ई साहब अगर कोई फैसला करते हैं तो उसकी कोई वक़्त नहीं होगी पार्टी की नजर में। बिल्कुल नहीं होगी, कैसे होगी। अचकज़ई साहब की कितनी वेटेज है? क्या अचकज़ई साहब में इतना दम है कि वो पीके मैप के सिर्फ अगर पीके मैप का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें तो लाहौर में कोई जलसा कर सकते हैं? जाहिर है नहीं, जाहिर है नहीं। ठीक। फाइनल डिसीजन, फाइनल वोट, फाइनल वीटो जाहिर है खान साहब का ही है। जहां तक ये जो हम इन चीजों को भी बहुत मेरा ख्याल है बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, ओहो इस प्रेस रिलीज में ये था, उसने मुस्तरद कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिफर का फर्क पड़ता है मेरा ख्याल है कि पीटीआई के वोटर्स पर और पीटीआई के कारकुनान पर। यकीन वो मायूस होते होंगे इन चीजों को देख के। फिर आप देखते हैं कि वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि तुम तो कॉम्प्रोमाइज हो, तुम गद्दार हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अब इसकी वो हमें कितनी अहमियत देनी चाहिए ये एक अलग बात है। लेकिन अल्टीमेटली देखें, अक्सर कहा जाता है ना, व्हेन द कैट्स अवे द माइस विल प्ले। और इस वक्त तो कैट अडियाला जेल में है, तो उनकी गैर मौजूदगी में जाहिर है कि किसी भी पार्टी में इस तरह की सिचुएशन हो तो अक्सर हम यही देखते हैं। मेरा ख्याल है कि जो अहम यहाँ पे नुकता है कि अप्रैल 2022 में शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, राइट। अब माजी में जब हमने देखा है कि जब रियासत फैसला करती है कि यार एक पार्टी को हमने ड्रॉप डाउन करना है या कट डाउन टू साइज करना है, फॉरवर्ड ब्लॉक्स भी कायम होते हैं। हमने ये भी देखा था, हमने पीपल्स पार्टी में भी देखा था। पीटीआई में जो
फॉरवर्ड ब्लॉक्स, अब आई डोंट नो, अब आईपीपी और जो वो हुआ था परवेज आईपीपी खटक की साहब, शक्ल में, फिर वो जी परवेज खटक साहब की पार्टी का तो नाम भी याद नाम भी मुझे नहीं है अब। एग्जैक्टली। आपको याद है नहीं क्या नहीं, नाम था मैं पता उसका? नहीं, इस्तेकाम। नहीं याद ना? हाँ जी, तो आईपीपी है। देखिए ये बात तो हमें देखनी चाहिए ना। अब ये जो कंफ्यूजन है और ये जो इन फाइटिंग है, ये उस वक्त तक है जब खान साहब जेल में हैं। अब खान साहब पता नहीं, हो सकता है कि रिहा हो जाए, हो सकता है कि सालों साल जेल में रहे। इसका तो कोई इस वक्त हम एस्टिमेट नहीं दे सकते, राइट? तो जब ठीक तक वो रहेंगे तो ये मामला चलते रहेंगे। जी। ठीक। काजी साहब, ये जो 8 फरवरी के एहतजाज का वेट कर रही है हुकूमत, ज़ाहिर है इसलिए कर रही है कि हम देखें कि कितना बड़ा मॉब इकट्ठा करने में कामयाब हो सकते हैं। शायद खैबर पख्तूनख्वा से तो इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन पंजाब की क़यादत में वैसे ही मायूसी है और इतने लोग भी एक्टिव नज़र नहीं आते हैं। आपको लगता है कि इतना बड़ा मॉब, इतना बड़ा जलसा या एहतजाज या शटर डाउन हड़ताल कर लेंगे कि फिर हुकूमत कहेगी अगले दिन आओ भाई बैठो बात करें? देखें, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो तहरीकें हैं वो शख्सियात के गिर्द नहीं चलती, नज़रियात के गिर्द चलती हैं। अभी साउथ एशिया में आपने देखा, यहाँ पे तहरीकें चली, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स बनी, तो उसमें कौन सी पार्टी थी, कौन सा लीडर था? इसी तरह आपके कश्मीर में लीडर तहरीक चली, 3 रुपए का यूनिट करवा लिया ना उन्होंने, कौन सा बड़ा स्टॉल वार्ड था? खैर से उसमें कोई भी नहीं था। शख्सियात नज़रियात से पीटीआई भागती है। कल मैं बैठा था इन लोगों में, मैंने कहा यार ये आपके पास सिर्फ एक ही इशू रह गया, और मैं समझता हूँ इससे बड़ी अल्लाह की क्या रहमत है। ये बड़ी एक सतही बात है कि लड़ाई हो रही है, ये लड़ेंगे आपस में, ये कब नहीं लड़े। मगर बात ये है, बुनियादी चीज़ क्या है? आईपीपीज में क्या हो रहा है? इस महीने नेट मीटरिंग में लोगों को 70-70 हज़ार रुपये का बिल आया, कोई उसकी बात कर रहा है? ये जो डकैती अभी IMF इसकी की, इन्होंने PIA की कोई बात की किसी ने, बल्कि PTI ने सपोर्ट की। तो दुनिया भर में ये जोरान ममदानी क्यों जीता है? तमाम जो न्यूयॉर्क का फाइनेंशियल तो ऑपोजिशन का काम होता है ना, ऑपोजिशन भी तो वोट लेकर आती है, वो भी तो पार्लियामेंट में बैठी होती है, वो बात करती है कि आप इश्यूज पे तहरीक चलाते हैं। अब रह गई हुकूमत की बात, वो ये तो पतंगों से डरती है। इसको तो जो एक बेजरर सी पतंग जिस पे मेरी तस्वीर लगा दो, किसी की लगा दो, ये हालत दिन की है। और ये जिन बैसाखियों पे खड़े हैं हमें पता है। बात ये है कि 2-3 बातें हैं। पहली बात ये है कि पाकिस्तान हो या दुनिया हो, लिबरल डेमोक्रेसी इन इट्स डेथ थ्रोज, ये फौत हो रही है। ये जो रूल बेस्ड दुनिया थी खत्म हो गई है। अब ताकत जो है वो बैरल ऑफ गन से निकलेगी। आज जो न्यूयॉर्क टाइम्स को ये रेलिवेंट है, हमारी दुनिया में भी रेलिवेंट है। मैं जो बाहर की बात कर रहा हूं, क्या कहते हैं ट्रंप कि जी जो मैं मॉरली दुरुस्त समझता हूं मैं वो करूंगा, वो उधर घुस रहा है। तो बेसिकली यहाँ साने इर्तहाल हो रहा है। और ये जो हमारे वेस्ट के आप कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स कि दुनिया से डेमोक्रेसी लपेटी जा रही है। बिल्कुल लपेट चुकी है। केड़ी डेमोक्रेसी? अब बात ये है कि ये जो अंदर बैठे हुए हैं, इमरान खान की सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल फैलेसी क्या है? वेल्थ क्रिएशन। और बेशुमार वेल्थ क्रिएशन हो रही है। वेल्थ ट्रिकल डाउन नहीं हुई, वेल्थ तकसीम नहीं हुई, इसी पे मूवमेंट्स बन रही हैं। इस पे तुम्हारा इस पे ना PTI का कोई फर्क है, ना मुस्लिम लीग नून, और ये तो सारे नहीं तो कई सब जितने पैरामीटर्स आपने बता दिए हैं, इसमें से तो एक भी PTI के पैरामीटर में नहीं है, आइडियोलॉजी में उनकी शामिल फिलहाल तो नहीं है इनमें से एक भी चीज। तो इसका मतलब है कि एहतजाज शुरू होने से पहले ही नहीं बनेगी। नहीं, मेरी अर्ज सुने। अभी थोड़ी दिन पहले आपने 18,000 फैमिलियों को गुर्बत की जिल्लत में धकेला। ये जो आपने बंद किए ये यूटिलिटी स्टोर्स, वहां कोई लीडर गया? यहाँ पे क्लॉक्स बाहर निकल रहे हैं। यार ये आपने जो कहानी 30-40 साल ये स्टालिनिज्म के निज़ाम के बाद जो ये कचरा नजरियाती जो फैला रखा था, वो अब तो फन छोड़ रहा है। इनके चेहरे सामने आ गए हैं। PTI इस वक्त मैं समझता हूं इमरान खान सबसे बड़ी रुकावट है इस मुल्क में तहरीक बनने की। यार और तलवार टूट गई और उधर ले गए हैं नसीम एजाजी की तरफ। प्योर कंक्रीट इश्यूज हैं, रोटी के, पानी के, बिजली के, सेहत के, इलाज के। वो कहीं फिक्र करते हैं? तो मूवमेंट क्या बनाए? एक तो लोगों के घर में रोटी नहीं है, बाहर आके आपकी खातिर डंडे खा लें ताकि वोट गिन के आपके झंडा। लेकिन मैं बताऊं, इस पे वो दावा फिर भी करते हैं। वो कहते हैं आज करा लो इलेक्शन, फिर भी मैं वोट मिल जाएगा। पॉपुलैरिटी बहुत है। ये भी कहता हूं आज वो इलेक्शन करा लो, वो जीत जाएंगे। वोट की हद तक लोग उसके साथ हैं। और ये शायद इमरान खान की मोहब्बत का नहीं है। ये जो बैठे हुए हैं, जो मैं क्या इनके बारे में कहूं, जो लूट मार करे, इनकी नफरत का वोट है। तो मूवमेंट तड़प रही है बनने के लिए पूरी दुनिया में। अमेरिका में क्या हो रहा है, ये इसमें मिनीसोटा में क्या हुआ, मिनियापोलिस में क्या हो रहा है, हर जगह लोग हैं। लीडरलेस तहरीकें बन रही हैं। अब एक डिस्कनेक्ट है लोगों का, लीडरशिप नहीं। अभी तारीख और वक्त उछाल के यानी आप कह रहे हैं कि ये जो तहरीक शुरू, जो लोग
जी जी। जो लोग पीटीआई में ये कहते हैं कि यार अपनी तहरीक को लोगों के मसाइल से जोड़ो, उनको अगले दिन मीटिंग में नहीं बुला। मुझे पीटीआई के एक बड़े लीडर ने जाती तौर पर ये बात बताई, 4 बंदे और भी बैठे हुए थे। तो मूवमेंट नहीं बनेगी सिर्फ इमरान खान इज द मच रॉन्ग्ड पर्सन इन पाकिस्तान। ये जो कुछ उससे कर रहे हैं गलत है, मगर ये खुद क्या कर रहे हैं, ये तो खुद को पावर में खुद नहीं लाए, तो इमरान के साथ करने का क्या सवाल पैदा होता है इनका, इनके पास क्या इख्तियार है। मगर सवाल ये है कि अगर पीटीआई ने मूवमेंट बनानी है तो वो इश्यूज पे बनने को तैयार है, मगर उधर कोई आने को तैयार नहीं। लिहाजा ये स्टेलमेट चलता रहेगा, कोई छोड़ जाएगा, कोई शामिल हो जाएगा, और ये जो कहानी दुकानदारी चलती रहेगी। ठीक है, वो हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी, हल्की फुल्की आंच पे चलता रहेगा। नसरुल्लाह मलिक साहब की तरफ आना चाहूंगी, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने सोच लिया है, फैसला कर लिया है, और हुकूमत ने क्या फैसला किया है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नसरुल्लाह मलिक साहब, जो स्केच काजी साहब ने खींचा उसके हिसाब से तो ये शुरू होने से पहले ही फेल है, ये मूवमेंट में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती, विच मीन्स प्रोबेबली कि शायद वो प्रेशर भी डेवलप नहीं हो सकता जिसकी बात की जा रही है पीटीआई या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से, और शायद ये उनके अपने लोगों को भी किसी हद तक हो सकता है मालूम हो, बल्कि होगा ही। तो फिर हुकूमत किस चीज़ का वेट कर रही है? क्या आपको लगता है कि इस 8 तारीख के बाद भी हुकूमत दोबारा बात करेगी बैठने की, कि बस ये ट्रक की बत्ती है 8 फरवरी तक? देखिए, पहली बात तो यह है कि ट्रक की बत्ती के पीछे हुकूमत लगा के रखेगी। दूसरी बात, जो काई साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लोगों के बड़े मसाइल हैं, लोग गुर्बत की चक्की के नीचे पिस रहे हैं। लेकिन अगर आप तारीख उठाकर देखिए, पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमत के खिलाफ तहरीकें चली हैं, वो शायद रोटी कपड़ा मकान के लिए या बेरोजगारी या जुल्म सितम के खिलाफ कम ही चली हैं। वो किसी न किसी जो है वो अशीरबाद से तहरीकें चली हैं, और किसी न किसी अशीरबाद के नतीजे में वो तहरीकें कामयाब हुई हैं। ना ये जो है वो गुर्बत की खातर तहरीक चलाना PMLN का एजेंडा रहा है कभी माजी में, ना आज जो है वो PTI का ये एजेंडा है, ना कभी पीपल्स पार्टी का रहा है। अब होता ये है कि हम बाज़ लोगों को जो है वो सरफ नज़र कर जाते हैं, बाज़ लोगों को हम उनके गिरबान में हाथ डाल लेते हैं कि नहीं जी फलां ज़माना तो बड़ा ज़बरदस्त था, उस वक्त ये लोग इस किस्म की सोच रखते थे। मैं थोड़ा सा खोड़ो साहब भी पाकिस्तान की सियासत की इस नब्ज़ पे हाथ रखते हैं। मेरा सवाल तो इतना सा है कि जहां सियासी लीडरशिप नहीं, तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी कौम कंप्रोमाइज्ड होती है। आप तसव्वुर कीजिए कि हमारे यहाँ जो है जिन मुल्कों की हम मिसाल देते हैं, वहाँ शायद कहीं ना कहीं ये सोच पाई जाती है कि जनाब हमारा ये कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोसाइटी हो सकता है, टूवर्ड्स डेमोक्रेसी हो सकता है, या टूवर्ड्स हमारा जो कम अज़ कम अपनी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए कोई किरदार हो सकता है। हम सेल्फ ओरिएंटेड किस्म की जो सियासी जमात बनाते हैं, हमारे ज़ाती मफादात होते हैं सियासतदानों के, अरकान असम्बली के, हत्ता के बलदियाती इदारों में भी कौन आता है? कोई सर्विस करने वाले कितने लोग आते होंगे जो ये सोचते होंगे कि जनाब मैंने इलाके की खिदमत करनी है और मैंने इलाके में काम करवाने हैं। ये जो हमें इख्तियार का शौक है और जो हमें शोहरत का शौक है, इसने हमें तबाह बर्बाद किया हुआ है। आप सोशल मीडिया पे हम शोहरत के लिए काम करते हैं, अगर किसी का फेम मिलता है आप देख लीजिएगा वो गालियां तक देने पे उतर जाता है कि उसे इससे फेम मिलता है। आप देहातों में जहां एक जमाने में गाली देना बड़ा मायूब समझा जाता था, अब मैं कई बुजुर्गों को देखता हूँ वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर गालियां निकाल के पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे होते हैं। तो गोया हम बड़ा एक कम्प्लेक्स किस्म की हमारी सोसाइटी है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए ये उम्मीद लगा के बैठ जाना कि जनाब कल बिजली का बिल बढ़ेंगे और पूरी कौम कल निकल आएगी, एहतजाज होगा, सच्ची बात है मुझे तो ऐसा एहतजाज होता हुआ कहीं नजर नहीं आता। और जो सोसाइटी के अंदर लोग होते हैं, आजाद कश्मीर का जिक्र बार बार किया जाता है, तो आजाद कश्मीर को हमने कुछ चीजों पर आदी किया हुआ है। थोड़े बहुत जो हल्की फुल्की खिड़कियां कहीं ना कहीं से खुलने की उम्मीद थी, दरवाजे तो खैर दूर की बात है, वो बंद हो गई हैं। मेरा नहीं ख्याल, और जिस बात का जिक्र मैं काई साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, दुनिया एक नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, वहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं होगी, और कोई जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बातें जो हम बड़े जश्न मनाते रहे हैं, ये बात मेरी आज जरूर आप इस पे गौर कीजिएगा, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आस्ता आस्ता लोगों से जितनी मौजूद है ये भी छीन ली जाएगी। इसलिए कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नतीजे में जो लोगों को या ममालिक को मसाइल का सामना करना पड़ा, उस पर डिबेट्स हो रही हैं। आज सोचा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अगर 16 साल का बच्चा या 15 साल का बच्चा रियासत के खिलाफ कुछ चीजें लिख रहा है या स्टेट को खराब कर रहा है, इदारों को खराब कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए।
देखिए शुतर बेवहार किस्म का ना सोशल मीडिया चल सकता है ना मीडिया चल सकता है। आप तसव्वुर कीजिए ना, हम लोगों के खिलाफ तनकीद तो बड़े करते हैं, चलने तो बड़े आराम से उठ के मैं गुजारिश सुने, बड़े आराम से उठ के मैं, काजी साहब, खोड़ो साहब और आप मिलके अभी कह देंगे ये चोर डाकू है। क्या प्रूफ होता है हमारे पास किसी चीज का? हम बड़े आराम से कहते हैं फलां ब्यूरोक्रेट है, उसने अरबों रुपए लूटे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं, हम डे बाई डे मीटर्स में करप्शन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ किसी की पगड़ी उछालना, किसी के खिलाफ तकरीर कर देना, टीवी पे बैठ के किसी के खिलाफ टॉक शो कर देना, ट्वीट कर देना, ये रूटीन की बातें हैं। आप देखिए ना, आपके पास सबूत ना भी हो, आप जिसकी मर्जी ऐसी तैसी कर लें। हमने 2 सियासी जमातों को जलील और रुस्वा करने के लिए 10 साल तक कैंपेन चलाई टीवी चैनल्स पे बैठ के एंकर साहिबान ने। और फिर जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत रुखसत हुई थी, आपको ये भी याद होगा, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जिन लोगों ने देखे, आप जरा स्टैब्लिशमेंट को साइड पे रख के बात करें, जरा तसव्वुर करें जो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं साफी हजरात, मिठाइयां बांटी आपने न्यूज रूम के अंदर जिस दिन नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हो रही थी। आप एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे थे, गुलाब जामुन खिला रहे थे, और फिर जिस तरीके से रिपोर्टिंग की जा रही थी जैसे कौम को मुबारकबाद दी जा रही हो। भाई मैं अगर जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे किसी सियासी जमात से हमदर्दी हो सकती है या किसी की मुखालफत हो सकती है, उसका झंडा उठा के उसकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए मैदान में उतरने से पहले जरूरी है कि मैं जर्नलिज्म छोड़ूं या कुछ अर्से की रुखसत लूं और जाके सियासी जमात में शामिल हो जाऊं। हम पॉलिटिकल वर्कर बन चुके हैं, इस वक्त मीडिया में बैठे हुए लोग हैं। आप मुझे बताइए क्या ये डिवीजन नहीं है कि हम बिल्कुल एक पार्टी के तर्जमान बन के बैठे होते हैं, हम खुशियों का इजहार कर रहे होते हैं। और हम अब इस पे बात कर रहे हैं, इस एरा में बात कर रहे हैं, जबकि हम कहते हैं कि जबानबंदी है। काश हमने ये बात उस वक्त में की होती कि जब ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो। मैं आपको एक आखिरी जुमला कह दूं, आपने खोड़ो साहब की तरफ जाना है, आपने खोड़ो साहब की तरफ जाना है। इमरान खान साहब की हुकूमत थी जो इस वक्त चैंपियन बने हुए हैं कि जी वो वोट को इज्जत दो और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। इमरान खान साहब के हुक्म पे ये अहकाम जारी किए गए थे कि रोड शो जो होते हैं टेलीविजन चैनल्स पर ये नहीं होने चाहिए। हाँ जी, मैं क्या हक है कि आप बाइक सर यस और ये नहीं पाबंदियां आती थी अगर आप हुकूमत के खिलाफ रोड शो करते थे तो कहते थे ये क्या बकवास है, आप आम आदमी से माइक लेके उसे पूछ रहे होते हैं कि मुल्क हुकूमत कैसे चलेगी। ये हत्या के 1-2 शोज के हवाले से मेरे साथ जिन लोगों की बात हुई, मैं उनका नाम भी अभी ले सकता हूँ, कि वो ये कहा करते थे यार ये जरूरत कैसी इस एंकर की कि ये शेख शी साहब के हल्के में जो है पब्लिक से बातचीत करने चला गया। तब आपको याद नहीं था, तब आप कहते थे इंटरटेनमेंट के चैनल्स होने चाहिए, न्यूज चैनल्स नहीं होने चाहिए, बहुत हो गया न्यूज चैनल। ये सारी चीजें आपके गले पड़ती हैं और ये आस्ता आस्ता गले पड़ती चली जाएंगी। ये स्पेस जो आज आजादी इजहार की स्पेस है, मैंने जाया नहीं की, सियासतदानों ने जाया की है। ये पॉलिटिकल स्पेस मैंने जाया नहीं की, सियासतदानों ने जाया की है। और फिर ये गवर्नेंस की स्पेस जो है, परफॉर्मेंस की स्पेस मैंने जाया नहीं की, इन्हीं सियासतदानों ने जाया की और अपनी स्पेस देते चले गए। अच्छा, मैं नाम नहीं लूँगी, मैंने एक हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव से स्पेस से मुतालिक जब सवाल किया ज़रार खोड़ साहब, तो उन्होंने कहा देखिए हम स्पेस देंगे तो फिर बाद में स्पेस लेंगे ना। तो मुझे उस वक्त लगा कि जो है अब वो भी जाने वाली है जल्द, अल्लाह रहम करे। लेकिन ज़रार खोड़ो साहब, ये तो हमने मीडिया पे तो हम बाकायदा पूरा हफ्ता एक प्रोग्राम डेली बेसिस पे कर सकते हैं कि हमारी कहाँ कहाँ कोताहियाँ और गलतियाँ थी। और आई थिंक अब तो लोगों को शायद खुद भी ये रियलाइज़ हो गया है कि हमने क्या क्या कुछ कहाँ कहाँ गवाया है। बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आप समझते हैं कि और मैं एक छोटा सा ज़िमनी सवाल इसलिए करना चाह रही हूँ कि डिस्कशन उस तरफ बढ़ गई है। शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत तारीख की आइडियल हुकूमत कहला रही है खुद को, स्ट्रॉन्ग हुकूमत भी है, या यूं कह लूं कि स्ट्रॉन्ग वजीर आजम भी हैं उस वक्त जब इमरान खान साहब के बाहर आने के कुछ चांसेस फिलहाल नजर नहीं आते। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि स्ट्रॉन्ग से आपकी मुराद क्या है? तो स्ट्रॉन्ग से मुराद है पावरफुल। नहीं, पावरफुल से आपकी मुराद क्या है? देखिए अब मैं चीजों को नैरो डाउन करता हूँ। मतलब पावरफुल से आपकी क्या मुराद है? वही पावर कहना चाह रही है थोड़ा सा बाख्तियार है कि नहीं है? हाँ, पावरफुल, बाख्तियार नहीं। देखिए अब बिल्कुल बाख्तियार हैं, लेकिन फिर आपको ये भी गिनवाना होगा कि कौन से इख्तियार की हम बात कर रहे हैं। देखिए अब ये तो वो खुल के अपने मुंह से कहते हैं कि इट इज अ हाइब्रिड गवर्नमेंट। देखिए इसमें कोई इल्यूजन तो नहीं है। अब हम वो बच्चों वाली बातें ना शुरू कर दें यहाँ पे ना, कि पाकिस्तान के आईन के मुताबिक ये है और डिफेंस मिनिस्टर बॉस होता है। यार आई मीन लेट्स बी रियलिस्टिक। आई मीन मेरा नहीं ख्याल के अब तो मेरा नहीं ख्याल के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स भी इस तरह की बातें करते हैं। तो बाइख्तियार का मुझे नहीं पता, सर्टनली वो कुछ डिसीजंस लेते हैं, सर्टनली वो काम भी करते हैं।
पावरफुल का मुझे नहीं पता। आइडियल यकीनन मेरा ख्याल है कि इस मौजूदा सेटअप में इनसे बेहतर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रिवायती आप देखते हैं ना कि हर 2 साल बाद जो अक्सर हम एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखते हैं कि हर 2 साल बाद वजीर आजम बाकायदा समझने लगते हैं कि मैं वाकई वजीर आजम हूँ। हाँ और जी। फिर एक रियलिटी चेक मिलता है, जो किसी भी वजीर आजम की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ किसी एक की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर वो कदरन मुश्किल है, बिकॉज मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सिस्टम में उनके रोल और उनका स्टेटस क्या है। एंड जैसे कहा जाता है ना, ही डजंट वांट टू रॉक द बोट। तो आइडियल बिल्कुल है। मैं सिर्फ इतना ही जवाब दूंगा इस सवाल पर। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब समझ गए हैं, जैसे आपने कहा कि वजीर आजम समझने लग जाते हैं कि वो वजीर आजम है, तो शहबाज शरीफ साहब समझ गए हैं कि वो वजीर आजम नहीं है। चले, मैं गुफ्तगू को थोड़ा सा नहीं, देखिए वजीर आजम है, मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, और ये मेरी समझ नहीं है, ना समझने तो नहीं है ना, वो तो खुद हाँ। कहते हैं कि इट इज अ हाइब्रिड सेटअप जिसमें हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान है। establishment रियासत है और वो और सिविलियन की आदत बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप साथ चल रही है। अब मैं वो घिसा पिटा सेम पेज का जुमला नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन बज़ाहिर ना सिर्फ सेम पेज पर है, वो सेम सेंटेंस और सेम फुल स्टॉप पर है। तो अभी मतलब ये तो एक बहुत ही वाज़ेह बात है ना। और शायद, और बिल्कुल हो सकता है कि शायद इसमें मुल्क की बेहतरी हो, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि कोई ना कोई क्लैश होता है या कोई ना कोई तनाव होता है, तो फिर उस हुकूमत को सैबोटाज करने के काम भी शुरू हो जाते हैं, फिर पैनामा केसेस शुरू हो जाते हैं, वोट्स ऑफ नो कॉन्फिडेंस शुरू हो जाते हैं। तो शायद इस तरह की अनसर्टेनिटी और डिसरप्शन से बेहतर है कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें। चलें, जैसे चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो हो रही है, जो सबको नजर आ रही है, वो ये है कि हुकूमत को फायदा बहुत पहुंच रहा है। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डिसीजन मेकिंग में फैसला लेते हैं और फिर मुकर जाते हैं, और फिर जो इख्तलाफात होते हैं उसका भरपूर फायदा जो है वो हुकूमत उठा रही है, और ये मिल रहा है उनको, चाहते या ना चाहते हुए भी। जाहिर है, देखिए अगर मेरा दुश्मन कोई गलती कर रहा है, हाँ जी, तो फिर मैं उसे छेड़ू तो ना मैं उसे कहूँ लगे रहो भैया। ना, जाहिर है मैं तो मतलब कहूंगा कि यार बिल्कुल बहुत अच्छा, ये आप इसी रोड पर चलते रहे। ये तो एक बड़ी ऑब्वियस बात है, ये तो नेपोलियन ने खुद कहा था ना कि नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। एग्जैक्टली। तो और यही वजह है कि मैं बार बार, अभी आपने सवाल नहीं पूछा लेकिन मैं जवाब दे देता हूं इसका, कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो किन नुकात पर होंगे। पीटीआई की पोजीशन है कि इमरान खान को रिलीज करें, हुकूमत के पास शायद ये इख्तियार ही नहीं है, ना ही वो चाहेंगे, बल्कि इस हुकूमत की बका ही इस बात में है कि एक पीटीआई और रियासत एस्टैब्लिशमेंट के बीच में एक कांस्टेंट कॉन्फ्रंटेशन रहे, जो रहती है। कभी भी बात होती है मुज़ाकरात की तो इसी पॉइंट पर होता है कि जी किस चीज पे बात करनी है। फिर खान साहब की कोई ना कोई ट्वीट आ जाती है, जो भी वो ट्वीट लिखता है मुझे नहीं पता, और फिर अगेन यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो जिस चीज को हम डेडलॉक कह रहे हैं, पॉलिटिकल डेडलॉक को, वो तो अप्रैल 2022 से चल रहा है। सवाल ये है कि क्या इससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है या नहीं। और अब तक तो मुझे तो लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। मैं इनफैक्ट इस बात से हैरान हूं कि कई हरकतों से हुकूमत लगता है कि काफी अभी तक इनसिक्योर है। किस चीज के लिए इनसिक्योर, किस बात से इनसिक्योर है? मतलब जो पिछली जो तरामीम आई हैं, किस चीज से डरना चाहिए इस वक्त? मेरी नजर में तो कोई चीज नहीं है, सिवाय के कोई एक ऐसा कोई रैंडम इवेंट हो जिससे कोई एक चिंगारी आए और फिर ये पूरे मवाद को आग लग जाए, जैसे कि हमने अरब स्प्रिंग में देखा है, जैसे हमने श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में देखा है। लेकिन जैसे अभी काजी साहब कह रहे थे कि ये दीज आर मैस मूवमेंट्स, और ये किसी एक इवेंट से ट्रिगर होते हैं। अब उस इवेंट का हम कुछ नहीं कह सकते, शायद वो कल आए, शायद वो 10 सालों में ना आए, और शायद वो आए ही ना। बिल्कुल आया, टोटली अग्री, शायद वो आए ही ना, शायद वो आए ही ना। लेकिन काजी साहब, इस पे एक पार्टी है जो हमें थोड़ा सा बताती है, हालांकि वो कहते हैं कि हमारी वजह से हुकूमत बनी, उसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और चूंकि हुकूमत को फ़ायदा पहुंच रहा है, इमरान खान साहब कोई भी ट्वीट करते हैं, कोई भी गुफ्तगू होती है, किसी भी तरह का ब्लंडर होता है, तो उसका सीधा फ़ायदा जो है वो हुकूमत वक्त को जाता है। मगर ऑन दी अदर हैंड पीपल्स पार्टी भी कभी कभी बताती है कि हम हैं। ये जो 18वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी वक्तन फवक्तन बता रही है कि भाई साहब असी खलोते हैं, ये खड़े रहेंगे? ये हो सकता है कि यहीं पर ही मामला रुके रहें या आगे बढ़े? मैं इनके घुटनों की जो तनोमंदी है इसमें बाद में आता हूँ, मगर कुछ बातों का जवाब दे लूँ। देखिए, अगर तहरीकें गरीबों के हकूक़ पर नहीं चलती तो फिर मलक रियाज के हक़ में निकाल लेते हैं,
मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो है मियाँ मंशा साहब की हक में तहरीक निकाल लेते हैं। देखे ना, ये बयानिया तो बड़ा सूट करता है इस रेंट सीकिंग क्लासेस को की मदद से बगैर किसी सनती इनकलाब के ज़राए पैदावार पर कब्जा करके ऊपर हमारे ऊपर सवारी कर रहे हैं। अब रही ये बात, क्या ये फैक्चुअल है? फ्रेंच रेवोल्यूशन में किस बात पे शुरू हुई थी? रोटी पे औरतें निकली थी बाहर। जो सोवियत यूनियन में जो इनकलाब हुआ था 17 में, पहले औरतें रोटी हाथ में पकड़ के निकली थी। इंडोनेशिया में अभी जब जो लोग निकले वो मैशत थी। अभी जो बाहर निकले स्टूडेंट्स बांग्लादेश में, उन्होंने कहा तुम हमारी नौकरियां छीन के फिर इशराफिया को देते हो। यार कहां पे नहीं हुई? ये हम ऐसा बयानिया क्यों बयान करते हैं कि जिससे हम लोगों को बावर करवाएं कि ये जो कार्टल्स और उचक्के आपके ऊपर बैठे हैं, इनकी आपकी खाल खींचना आपका मुकद्दर है। आपकी जिंदगी जिल्लत का शिकार रहेगी। तुसी इन्हां दे चलो जुतियां खाओ। आप इनसे जूते खाना, तुम गरीबों जो सारी दौलत पैदा करते हो एक समाज में, सारी दौलत जो तुम इनडायरेक्ट टैक्सेशन से पैसा लेते हो और ये जो ठेकों में बैठ के खा जाते हैं नेक और परहेजगार, और जिनके पास हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आज डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट निकालें, ये सारी उम्र जेल से बाहर ना निकले। तो यार प्लीज फॉर हेवन सेक आप इनकी सपोर्ट करें, मगर ये हमें मत बताएं कि वर्किंग क्लास काजी साहब आपने शायद पूरी गुफ्तगू सुनी नहीं है, ये नहीं कहा लोग मलिक जी मैंने गल करनी हो, मैंने ये नहीं कहा कि गरीबों को तहरीक नहीं चलानी चाहिए। अपनी बारी तो कर लेना प्लीज लेट मी मत करें ये बात। गरीब को जलील मत करें, अपने ठेके लें। हमें पता है कौन कौन सा साफी कहां से ठेके लेता है। अच्छा, मेरा ख्याल से ये ना मुझे जाती बातें और ये मैं तो अपने आपकी बात से खिताब कर रहे हैं। नाजुक जगह किधर बज गई है और किधर तकलीफ हो रही है। काजी साहब आपने पूरी बात सुनी नहीं है। मलिक साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। बने इनके एडवोकेट बने साफत के नाम पर। चले काजी साहब पॉइंट पे आए ना, पॉइंट पे काजी साहब। गरीब रहने के लिए आया है, गरीब की तौहीन मत करें। अच्छा मुझे बात बताओ, पूरी बात तो सुनने मैंने कहा क्या जवाब किसका दे रहे हैं? एडवोकेसी आपकी ड्यूटी चार्ट है तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट लेट मी काजी साहब पूरी बात तो सुन ले। अच्छा ठीक है काजी साहब, आई थिंक वो अपना पॉइंट मलिक साहब कोई नहीं बनती तरीके। यार आपने अगर मिरासी वाला किरदार ना करने तो इमरान खान को काजी साहब यार मलिक साहब की गल है, कितने सट बज गई है, औखी लग गई है किधरे। सर मैं आपको बात क्या कर रहा, बात तो सुन ले। नहीं काजी साहब, मलिक साहब एक सेकंड, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा। ये कुछ नहीं सर, मैं वही कह रही हूँ कि हमें एक दूसरे की बात समझ के जवाब देना है। भाई बात तो सुन ले, मैंने अर्ज क्या की है तो मेरा भी बोगस एनालिसिस। सर मैंने जो अर्ज की वो सुनते रहना, आप मेरे ऊपर इल्जाम तराशी शुरू हो गए। करो ड्यूटियां साफत दे नात है करो भाई। काजी साहब प्लीज डोंट, काजी साहब डोंट पास। काजी साहब जो टॉपिक है उस पे रहे, काजी साहब जो टॉपिक है उस पे बात करें यार। यार मेरी बारी है ना, मुझे जो मैंने अर्ज की है आपसे। इनको कहें ये कसीदा उठने की बात है काजी साहब का कसीदा खोल। चले हाउ अबाउट कि हम वन बाय वन। सर कौन कसीदा पढ़ रहा है? मैंने कहा पूरी बात ही सुन लेते। मलिक साहब आप पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे अर्ज क्या की है? मैंने ये कहा गरीबों को तहरीक नहीं चलानी चाहिए। तहरीकें निकली हैं जो लोग मरते हैं, आप ये कहते हैं कि नहीं होती। चले मैं चाहती हूँ मलिक साहब अपना पॉइंट क्लियर कर ले। मलिक साहब पाकिस्तान में आप नलीफाई करें। सुन ले, दोबारा सुन ले, निकाल के सुन ले। काजी साहब सुन ले जरा, मैंने अर्ज आपकी खिदमत में की है। मैंने तो सुनते नहीं हो, मैंने कहते मैं तुहां सुन लवा। और सर आपने मेरे ऊपर बलबा सारा गिरा दिया, जैसे मैंने कब्जा किया हुआ आपके वसाइल के ऊपर। इनको कर ले, मैं उठ जाता हूं शो में से। अच्छा नहीं काजी साहब आप तमाम ये कोई तरीका नहीं है कि आपने शुरू हो गए हैं, आप इनकलाबी बन के लोगों पे फतवा देना शुरू कर देते हैं। एक तो जाहिर है कि हम क्योंकि सहाफी कहलाते हैं तो आई वुड एक्सपेक्ट कि हम परवाह मेरी गुजारिश सुने। साफी का मतलब ये थोड़ा है मैं भी एक इदारे दी मुलाजमत करदा, कोई लोग बंदियां दी मुलाजमत कर लेंदे ने, कोई पार्टियां दी कर लेंदे ने, मैं इदारे मेरी आपने पूरी बात सुनी है सही। मैंने कब कहा गरीबों को तहरीक नहीं चलानी चाहिए? मैंने कब कहा? अच्छा मेरी बात सुनो, उसके बाद से तबसरा ले लीजिएगा। मैंने कब कहा गरीबों को तहरीक नहीं चलानी चाहिए? मैंने कब कहा अवाम के हकूक सल्ब नहीं किए गए? मैंने कब कहा इस मुल्क में शाफिया का राज नहीं है? मैंने कब कहा जुल्म ज्यादती नहीं है? आपने कुछ और कहा था, और कह रहे हैं। और सर आपने सुना ही नहीं है। रोटी कपड़ा और सर आप जो है ना, चले सर इस तरह करते हैं जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर बोथ ऑफ यू। लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। हम पानी पीते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर यहीं से गुफ्तगू वन बाय वन शुरू करेंगे जैसे कि एक डेकोरम है। एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन पॉइंट्स ऊपर नीचे होने की वजह से थोड़ा सा जो है वो बहसो मुबाहिसा हुआ, तो हमने कहा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैंने सोच रखा था कि ज़रार खोड़ो साहब काफ़ी देर से खामोश बैठे और गुफ्तगू हम तीनों के सुन रहे हैं, तो ज़रार खोड़ो साहब ये जो हम वापस इस टॉपिक पे आएंगे कि जो मूवमेंट चलती हैं उसके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं, ज़ाहिर है सब इस वक्त जो है वो इसी की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सवाल काजी साहब से किया था वही मैं आपसे करती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है जो वो कहती है कि 18वीं तरमीम को हम रोल ओवर नहीं करने देंगे, हम 18वीं तरमीम के बारे में खड़े हैं और NFC पे बात हो सकती है और हम ऐसा नहीं होने देंगे और वैसा नहीं होने देंगे। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं या वो वाकईतन नून लीग के सामने डट जाएंगे? क्या अभी कोई बात हो रही है, कोई तरमीम आई है 18वीं तरमीम के खिलाफ? नहीं, 18वीं तरमीम के खिलाफ बात, तरमीम तो नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर तरमीम आते हुए और आके पास होते हुए मुझे लगता है कि अब वक्त नहीं लगता, तो शायद अगर 28 मेरा ख्याल है कि अभी इस पर बात करना कुछ हद तक कबल वक्त है। जब आएगी तो फिर ही आप देखेंगे ना। हैविंग सेड दैट, 18वीं तरमीम एक आप समझे कि सेंटर पीस है, शो पीस है पीपल्स पार्टी का। 18वीं तरमीम की वजह से ही इस वक्त सिंध में उनकी हुकूमत है और इनफैक्ट खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो अगर लेन देन का मामला है तो फिर अगर फॉर एग्जांपल किसी तरह पीपल्स पार्टी को रजामंद करें कि यार 18वीं तरमीम को रोल बैक करें या जो भी आप इसमें अल्फाज इस्तेमाल करें, तो फिर ये लेने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी चीज देनी भी पड़ेगी। अब वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन नहीं जाहिर है ना जी। आई मीन ऐसे बैठे बैठे आप कह रहे हैं कि एक अच्छा बार्गेन होगा, गिव एंड टेक वाला? नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर बार्गेन होगा। अच्छा। देखिए अभी हम एक हाइपोथेटिकल पर बात कर रहे हैं ना, हम एक चीज पर बात कर रहे हैं जो अभी तक हुई नहीं है। तो जाहिर है कि मैं हाँ या ना, तो मैं कोई नजूमी तो नहीं हूं ना यार, मैं कोई नॉस्ट्राडामस नहीं हूं कि मैं कहूंगा कि यार मैंने अपने क्रिस्टल बॉल में देखा और ये होगा। वी आर स्पेक्यूलेटिंग। उस स्पेक्यूलेशन के में रहते हुए मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी को किसी तरह से कन्विंस किया जाए कि आप 18वीं तरमीम के रोल बैक में आप हिस्सा डालें या आप उसमें शरीक हों, तो फिर आपको उनको कुछ देना भी होगा। अभी जो मौजूदा सूरत हाल में है, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के पास एक कोई भी इंसेंटिव है कि वो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिश में शामिल हो। जी ठीक, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी इस तरह की बात तो है नहीं, बट मुझे हैरानी तब होती है जब ख्वाजा आसिफ साहब उसको ढकोसला कह देते हैं या मुख्तलिफ वुज़रा जो हैं वो गाहे बगाहे उस पर ज़हन साजी करने की कोशिश करते हैं। नहीं, बात सुने क्या कहा ख्वाजा आसिफ साहब 18वीं वो उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम ढकोसला, जिसकी बाद में उन्होंने वजाहत की कि मैं इसको गवर्निंग लोकल बॉडीज के हवाले से जो इंतखाबात नहीं होते उस हवाले से कह रहा था। नहीं तो देखें इस हद तक और वो ठीक है, वो ठीक है। 18वीं तरमीम में ना ये सिर्फ ये नहीं था कि वफाक से सूबों तक डेलीगेशन की जाएगी या डेवोल्यूशन की जाएगी, सूबों से फिर लोकल बॉडीज में भी करना है। क्या वो हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना अभी तक। अब देखिए एक और चीज है कि यार हम ना बयानात में ना फंसे हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, हजार मुंह हजार बातें हैं। आई मीन इस वक्त और भी बहुत चीजें हो रही हैं मुल्क में। अभी आपने देखा है दाता दरबार में एक अफसोसनाक हादसा हमारे सामने है। तीरा वैली में जो हो रहा है और जिस हद तक कंफ्यूजन है वहां पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में के बीच में, आज वो FPR की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अमीर तरीन जो लोग हैं वो खर्चा कितना करते हैं और टैक्स कितना देते हैं। अब हम यहाँ पर ये बात करें कि यार फलाने ने ये कहा था, अगर ऐसे हो तो क्या हो, मतलब इस पे आई डोंट नो, आई थिंक हम अपना वक्त जाया करते हैं जब हम सिर्फ स्टेटमेंट जर्नलिज्म तक अपने आप को महदूद रखते हैं। कल कोई और बात कर देगा, हम उस ट्रक की बत्ती के पीछे पड़ जाएंगे। आई डोंट नो, आई थिंक इट्स लेजी। ठीक, आपका पॉइंट आ गया और जाहिर है कि हमारे मुल्क में वो कहते हैं पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है, हो जाता है। लास्ट कुछ मिनट हैं काजी साहब, अगर आप बात करना चाहें तो मैं आपसे भी सवाल कर देती हूं कि अब आप इस निज़ाम को, मैं इस बात का एक जवाब देना चाहता हूं 18वीं तरमीम पे। अच्छा, अगर तो और शरीफ डायनेस्टी या अपना जरदारी डायनेस्टी के माबैन उनके निजी और कारोबारी मफादात
और जिनके साथ उनकी सियासत जुड़ी हुई है उनके तहफ़्फ़ुज़ की कोई सबील निकली तो वो 18वीं तरमीम क्या 15 तरमीमें भी ख़त्म कर देंगे। आई थिंक यही कोई बात उनके ज़रार लिए खोर कोई साहब भी आगे कोई कमोबेश जमहूरियत अवामी फला मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अगर उनकी स्किन सेव रहती है और उन्हें इम्प्यूनिटी मिली रहती है, जो केसेस गलत या सही उन पर माजी में बने हैं, उनकी तफ्तीशें ना खुलें तो वो कुछ भी करने को तैयार होंगे और वो इक़्तिदार में रहें और इक़्तिदार में कोई नए आदमी के आने की रास्ता में रुकावट रहे। तो ये जो आपकी सिविलियन एलीट ने जिस तरह कैपिचुलेट किया है, बेसिकली इस ऐद में इस रियासत में क्या किया है, रियासत की पार्लियामान ने खुद अपने मुनज़्ज़िम कर दिए हैं, अपने कुछ इदारे कर रहे हैं ना। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो एक तबका जिसे आपका IMF कहता है कि यहाँ वो हो गया है, टेक ओवर हो चुका है, जो एलीट ने अशराफिया ने कर लिया है, वो अपने आप को एक छोटा सा ग्रुप पावर में रखने के लिए कोई भी डील कर लेगा इन दी एब्सेंस ऑफ एनी मूवमेंट। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ये जो बातें की जाती है ऐसा नहीं हो, कंट्राडिक्शन मौजूद है। जी, वो जो बातें कॉम्प्रोमाइज करने की ना कॉम्प्रोमाइज करने की जाती हैं, आप कह रहे हैं कि अगर वक्त आएगा और इस तरह की चीजें होंगी तो वो भी हो जाएगा। नसरुल्लाह मलिक साहब, देखिए NFC के हवाले से और लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से कुछ सोच में इख्तलाफ पाया जाता है। 18वीं तरमीम के बाद से ये चीजें बातें हो रही थी। फिर नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से कि जी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के पास पैसे जाते हैं, वफाक के पास पैसे कम बच जाते हैं। इस पे मेरे ख्याल में कुछ चीजें जो है वो कहीं जेर बहस तो हो सकती हैं, लेकिन खोड़ो साहब की बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी को अगर वो साथ मिलाएंगे या उससे पीपल्स पार्टी का साथ लेने के बाद इस 28वीं तरमीम की तरफ जाएंगे तो पीपल्स पार्टी को मुतमिन करना बड़ा जरूरी होगा। ऐसे नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी को इत्मीनान दिलाए बगैर आपको ऐसी तरमीम कर लें। लेकिन मैं एक जुमला जो कि पुरान शुरू में बहुत बहस गर्मा गर्म हो गई थी, मैं वजाहत कर दूं। मैंने पहले भी कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि मुल्क में शाफिया के खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए, मैंने ये नहीं कहा गरीब को तहरीक नहीं चलानी चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि गुर्बत में पिसे हुए लोग जो है वो आवाज ना उठाएं इस शाफिया के खिलाफ। मैंने अर्ज ये की थी कि हमारे मुल्क की तारीख ये बताती है कि सियासी जमातों का एजेंडा कभी ये रहा नहीं, कभी ऐसी तहरीक चलाई नहीं गई। हमारे यहाँ हुकूमत जैसे निकलने के बाद कभी वोट को इज्जत दो का नारा लगता है, कभी रियासत मदीना का नारा लगता है, कभी कहते हैं जनाब जी कि जी मुझे इक़्तिदार में वापस लाया जाए। सियासतदानों के मफादात होते हैं। बाकी देखिए, हम जब अब किसी जात के पे शुरू करते हैं ना, किसी प्रोग्राम के अंदर भी काई साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, बड़े आराम से उठ के कह देते हैं जी फलां एजेंट बना हुआ है फलां। देखिए, अगर इस किस्म का मेरी जात पे प्रोग्राम करना है मैं हाजिर हूँ, मेरे सासे चेक करने हैं वो ले ले, मेरी जर्नलिज्म पे सवाल उठाने हैं वो उठा ले। अगर मैंने कहीं कहा आप मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया, मैंने इंटरवीन भी नहीं किया और आपने मुझे बोलने नहीं दिया। गुजारिश नहीं, आपने कहा, लेकिन अच्छी बात है कि हमने इसको अफामो तफहीम से जो है वो गुफ्तगू को ख़त्म किया है। और तीनों का बहुत शुक्रिया, नसरुल्लाह मलिक साहब का भी बहुत शुक्रिया, ज़रार खोर साहब थैंक यू सो मच, सईद काई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।